अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अल्केन्स के रिएक्शंस। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियोस में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन डिस्कस कर चुके हैं और एल्केन्स की प्रिपरेशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस में हम जितने भी अल्केन्स के रिएक्शंस हैं उसका जो कंसेप्ट होता है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इन वीडियोस में ज़्यादा जो फेवरेबल बात ये है वो ये है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब पे वीडियोस मिलती हैं केमिस्ट्री के बारे में ही होती हैं, आपके टॉपिक के ही रेलिवेंट होती हैं, लेकिन वो समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन यूट्यूबर्स की होती हैं। ठीक है। अच्छा, उनका होने का एक फ़ायदा भी है कि चूँकि इंडियन जो है एफएससी है या उनका जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस होता है वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है। इवन हमारा जो एफएससी और बीएससी का होता है ना, उनका हमारा वो कंबाइन करें ना तो उनका सिर्फ एफएससी लेवल का बन रहा होता है, यानी सेकंड ईयर तक बन रहा होता है। तो वो समहाउ हमारे टॉपिक से ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होता है। ठीक है। तो अगर आप एक अपने किसी भी टॉपिक के बारे में एक इंडियन यूट्यूबर को देख रहे हो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपसे कह रही हूँ इस वजह से अच्छा है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा, चूँकि उन्होंने सिलेबस होता है तो उन्होंने ज़्यादा उस पर ज़्यादा स्टडी करनी होती है, तो आपको एक टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन उस ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव चीज़ों को एक अपने एफएससी के कंटेंट के साथ, और पर्टिकुलरली आप चूँकि हमारे यहाँ पे बोर्ड सिस्टम है तो बाज़ होता ये है कि इवन एम कैट में या ई कैट में ये होता है कि जो बोर्ड सिस्टम होता है उसमें ये होता है सिस्टम के इवन एफएससी की एग्जैक्ट लाइंस उठा कर दी होती हैं, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि जो हम अगर दूसरे यूट्यूबर्स की स्टडी करके कॉन्सेप्ट तो ले सकते हैं, लेकिन सम हाउ कभी ना कभी या कहीं ना कहीं हम उसे अपनी उसको कंसाइज करना, उसे अपनी एफएससी के स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेट करना, वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है और बाज़ वक़्त ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को यानी कंसीडर करते हुए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें इसमें बेसिकली आपको क्या मिलता है, आपको सिर्फ एफएससी पार्ट 1 या एफएससी पार्ट 2 यानी एफएससी के लेवल पे आपको वही कंटेंट मिलेगा जो कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में है, जो आपसे बोर्ड में जिसके मुतालिक पूछा जाएगा। और इसमें कंसेप्ट भी इसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि जो बुक रीडिंग होती है वो भी करवाई जाती है। बुक रीडिंग करवाने का मकसद ये होता है कि जो पहले एक कॉन्सेप्ट दिया है उसको नॉर्मली हम देखते हैं कि हम जितना भी यूट्यूब पे चैनल देखते हैं वो सब हमें कॉन्सेप्ट तो दे रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उसको जब हम बुक से पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन उन्होंने डिफरेंट वे में किया होता है, लिखा कुछ डिफरेंट वे में होता है, तो हमें बाज़ औक़ात उसको ना हम सिंक नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से इस चैनल में ये है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, उसके बाद हर टॉपिक की रीडिंग भी की जाती है। रीडिंग करने का मकसद ये होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ताकि हम कॉन्सेप्ट को और बुक के साथ सिंक कर सकें। और बाज़ औक़ात और मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टूडेंट्स देखें, जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो तो अपने होम ट्यूशन्स भी रख सकते हैं, वो तो अच्छी अच्छी अकेडमीज़ में भी जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो नॉर्मली उनके लिए यूट्यूब जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। बल्कि मैं तो कहती हूँ जो स्टूडेंट्स इवन होम ट्यूशन तक अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी उससे कहीं ज़्यादा यूट्यूब ही फैसिलिटेट करती है, क्योंकि आप इसे किसी भी वक्त ओपन कर सकते हैं। अगर कोई टीचर आपके पास आता है या आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही होता है, और आप एक यूट्यूब पे आप स्किप भी कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, एक टाइम पे उसे स्टॉप भी कर सकते हैं, दोबारा से प्ले कर सकते हैं। तो आप इसको दिन रात किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। तो यूट्यूब मेरा ख्याल है कि नॉट स्पेसिफिकली फॉर वेरी एक्सप्रेसिव पीपल्स बट आल्सो फॉर ऑल काइंड ऑफ इवन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड सबके लिए ये मेरा ख्याल है कि बेनिफिशरी है।
अच्छा, अब ऐसा है कि आपने क्या करना है, हमेशा जो भी वीडियो देखनी है, अगर आपको लिखे लगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है बुक रीडिंग, तो आपने ये करना है कि इससे पहले वाली वीडियोस देख लेनी है। इसका मतलब ये है कि अगर बुक रीडिंग लिखा है तो इससे पहले इसकी कॉन्सेप्ट की वीडियो होगी, और अगर नहीं होगी तो लिखा होगा कॉन्सेप्ट प्लस बुक रीडिंग। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात ये है कि जो अच्छा, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, आपने उनके साथ, पाकिस्तानी पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करना है आपने। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड्स। आपको पता है कि वो स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी भी तौर पर ट्यूशन नहीं जा सकते, या जो भी वजूहत है, या उन्हें किसी टीचर की समझ भी नहीं आती, तो आप उनके साथ ये चैनल को लिंक को लाजमी शेयर करें। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट जितना भी इसका जो कंटेंट है वो लग रहा है कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और इसके बेल आइकॉन को सब्सक्राइब करें। ओके, तो अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके। जो रिएक्शंस हैं अल्केन्स के, वो दो तरह के हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अल्केन्स के जो रिएक्शन है, ये देखें, वो ये दो तरह के हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एक है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। ठीक है। अब जो थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस हैं, इसमें ऑक्सीडेशन आती है। थर्मल में आती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें आते हैं नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन। सही हो गया। तो दो तरह के बेसिकली अल्केन्स रिएक्शन देते हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस। तो इसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हमने किस तरह से इनको डिवाइड किया होता है। एक हमारी होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एक होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है उसे कंबस्टन कहते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को हम इनकम्प्लीट कंबस्टन भी कहते हैं। और एक थर्ड होती है जो कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है। कंबस्टन क्या होती है? बर्निंग ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्केन की बर्निंग होती है, उससे हम बोलते हैं कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में होनी चाहिए, तो फिर उससे कंप्लीट कंबस्टन होती है। ठीक है। अब जो कि ये जो हम पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं ये कंप्लीट कंबस्टन के बारे में है। तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट कंबस्टन of alkanes yield carbon dioxide, water and heat. The amount of heat were evolved when 1 mole of hydrocarbon burned into carbon dioxide and water, and heat is evolved is called as heat of combustion। ये हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब भी वो बर्न होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं, और हमेशा ये रिएक्शन चूँकि एक्सोथर्मिक होता है, बल्कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इस वजह से इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। तो जब हम कहते हैं कि 1 मोल हमारा हाइड्रोकार्बन बर्न हुआ और उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस किया, तो उसके साथ हीट भी तो प्रोड्यूस की ना। तो 1 मोल में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्टन। ठीक है। उसको हम हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन है, हमारे पास मीथेन है, मीथेन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ, और इसके साथ साथ ये देखें ये इतनी 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई है जब हमारे पास अल्केन वो वाली है जो कि सिंगल कार्बन वाली है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमारे पास मीथेन है एक कार्बन वाली, अगर हमारे पास इथेन होती तो एनर्जी से ज़्यादा रिलीज़ होती, अगर प्रोपेन होती, ब्यूटेन होती, मतलब जितना जितना हायर मॉलिक्यूल्स होते जाएंगे ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगी। ठीक है। ये रिएक्शन जो होते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, इनको इग्नाइट करने के लिए हमें फ्लेम की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसके एरो के ऊपर फ्लेम लिखा हुआ है। और चूँकि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, इस वजह से इसके एल्केन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। सही हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट है, ऑल्दो द रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक
इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट करने के लिए, हाई टेम्परेचर मतलब स्टार्ट करने के लिए इस रिएक्शन को, फिर भी हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। यानी इसके बावजूद कि ये रिएक्शन जब परसू होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज़ करता है, इसके बावजूद इसे स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो कि हम फ्लेम से भी दे सकते हैं या स्पार्क से भी। फ्लेम का मतलब होता है हम जैसे कि कोई भी बर्नर चलाते हैं, उसके थ्रू इसको बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पार्क का मतलब होता है या हम जैसे हम माचिस होती है, मैच बॉक्स होती है, हम उसे उसकी जो स्टिक होती है उसे सिर्फ स्पार्क करते हैं, और जब हम गैस के करीब करते हैं तो वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो मतलब इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन को आपको फ्लेम या स्पार्क चाहिए होता है, इनिशियल हीट चाहिए होती है, उसके बाद रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड करता जाता है। उसके बाद क्या है, ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, कंप्लीट कंबस्टन। तो ये इसमें ओवरऑल ये है कि कंप्लीट कंबस्टन जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। सही हो गया। सो कंबस्टन इज़ द मेजर रिएक्शन अकरिंग इन इंटरनल कंबस्टन्स। इंजन्स में इंजन्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, मतलब जैसे कि हमारे पास व्हीकल्स होती हैं, जैसे गाड़ी है, बाइक है, ट्रैक्टर होते हैं या ट्रेन होती है, इनके इनके इंजन्स होते हैं, और इंजन्स के अंदर बर्निंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या एल्केन्स की बर्निंग का प्रोसेस होता है। इस वजह से उसे इंटरनल कंबस्टन कहते हैं ना, इंजन के अंदर कंबस्टन हो रही है। तो जब इंटरनली इंजन में कंबस्टन के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें एक मिक्सचर लेते हैं, कंप्रेस्ड मिक्सचर, जो कि मतलब कंप्रेस का मतलब है बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड एल्केन लेते हैं, गैशियस प्रेशराइज्ड गैशियस एल्केन लेते हैं, एंड बर्न एंड एयर और उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्सचर लेते हैं जिसमें एल्केन होती है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर्ड, और उसके ऊपर एयर का भी प्रेशर होता है, मतलब एयर भी उसके अंदर मिक्स होती है। वो क्या करती है, वो जब उसे इनिशिएट करते हैं, एयर में होती है ऑक्सीजन, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन होती है बेसिकली। तो वो क्या करती है, जब इसको इग्नाइट करते हैं तो ऑक्सीजन एयर में से ऑक्सीजन जो है वो इन एल्केन के साथ रिएक्शन करने लग जाती है, और वो क्या करती है, फिर इसकी वजह से इनकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनकी बर्निंग होती है वो स्मूथली होती है। जो इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर ये जो बर्निंग होती है ये बहुत स्मूथ होती है, इस वजह से जो जब बर्निंग स्मूथ होगी तो ऑफकोर्स जो उस इंजन है, वो जिस व्हीकल का है, वो व्हीकल जो है वो स्मूथली रन करेगी। वो जैसे जैसे स्मूथली रन करेगी तो ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। सही हो गया। तो बेसिकली एल्केन्स को हम कंबस्टन के लिए भी यूज़ करते हैं, और इन एल्केन की कंबस्टन के प्रोसेस को हम ऑटोमोबाइल्स में इंजन में यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ऑटोमोबाइल्स को रन कर सकें। ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सही हो गया। ये तो हो गई हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का। ये जो ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है ना, ये एक हाइडिंग दी हुई है, ऐसे तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, और जो ये वाली है ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये अब ये देखिए, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट कंबस्टन है, ये कंप्लीट कंबस्टन है और ये इनकम्प्लीट कंबस्टन है। ये ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है। सही है। अच्छा, अब देखें, ये जो ऑक्सीजन है ना बेसिकली इसके अंदर ऐड हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी देखें तो ये जो ऑक्सीजन है ये पहले ये कार्बन के साथ भी ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और जो हाइड्रोजन है ना इसके साथ भी ऐड होके वाटर बना रही है। अब इस वजह से देखें, चूँकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो कंबस्टन जो है वो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन है। अब ये कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है। पहले हमने कंप्लीट देखा है और अब हम देख रहे हैं इनकम्प्लीट। समझ आ रही बात की? ओके, चलिए नेक्स्ट ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन अंडर डिफरेंट कंडीशन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यानी अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर कंडीशन डिफरेंट कर दें, डिफरेंट किस तरह से करें, हम ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड कर दें, ऑक्सीजन अब हमारे पास सफिशेंट नहीं है, उतनी नहीं है कि वो सारे एल्केन को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर सकें, ऑक्सीजन अब हमारे पास कम है। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर्स। ठीक है,
Okay. Occurs in a incomplete oxidation occurs in a limited supply of oxygen or air, results in the formation of carbon monoxide and carbon black. देखिए इनिशियली हमने कहा था कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन इनकम्प्लीट होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही हो रही है और एल्केन की ही हो रही है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन कम है तो उसकी वजह से कंप्लीट कार्बन में ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो बाकी कार्बन रह जाएगा जिसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी वो कार्बन ब्लैक में भी कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन ब्लैक में कन्वर्जन होती है। ये मैं आपको इससे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सही है। अच्छा, दूसरा एक और ऑक्सीडेशन का मेथड है, ये एक तो ये होता है कि हम बर्न करें, दूसरा ये होता है कि हम इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में लोअर एल्केन्स को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उनकी ऑक्सीडेशन करें। पहले तो ये है कि उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, अब उनकी ऑक्सीडेशन होगी लेकिन थ्रू कैटलिस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, लोअर एल्केन्स होती है हमारे पास, व्हेन बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट, जब हम कोई ना कोई मेटल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर प्रेशर, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स। इसके रिजल्ट में बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैंने आपको कल इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो लोअर एल्केन्स होते हैं जब वो बर्न किए जाते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन होती है और हर एक स्टेप पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, और हर एक की हर स्टेप पे फर्दर ऑक्सीडेशन करते 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 फाइनली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना तो वो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही कन्वर्ट होता है। सही हो गया। तो पहले हमने ऑक्सीडेशन देखी है जिसमें कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, और हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। ये देखें, अब हमने पहले देखा था ना मीथेन की ऑक्सीडेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर हमने देखा कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में और कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हुआ। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, देखें वो अब भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है, ऑक्सीजन ही ऐड हो रही है, लेकिन अब क्या है, कंडीशन डिफरेंट है। अब हमने कॉपर को एज अ मेटल कैटलिस्ट यूज़ किया 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 200 atm प्रेशर पे यूज़ किया। ये कंडीशन आपने हमेशा याद रखनी है, और ये नेक्स्ट सारे स्टेप्स के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, इन्हीं कंडीशन में आपने मीथेन की ऑक्सीडेशन की तो इससे क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल, मैंने आपको बताया था अल्केन से अल्कोहल बनेगा, और फिर इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो चूँकि ये 1 कार्बन वाला है तो 1 कार्बन वाला ही एल्डिहाइड बनेगा, तो 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड की फिर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से या कीटोन की ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, तो एक कार्बन वाले एसिड को क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब फॉर्मिक एसिड के फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, सिंपल इसमें बॉन्ड ब्रेकेज होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी, और ये दो हाइड्रोजन है, इस ओ के साथ मिलके फाइनली वाटर बना देंगे। ठीक हो गया। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है, ओवरऑल हमने अल्टीमेटली इसको मीथेन को वाटर में ही कन्वर्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट किया है, लेकिन अब हम चूँकि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात अगर हमें ये नहीं चाहिए, अगर हमें अल्कोहल चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर हमें अल्कोहल चाहिए तो हम इस स्टेप से अल्कोहल भी ले सकते हैं, वहाँ पे हम रिएक्शन को स्टॉप कर दें और हम अल्कोहल ले सकते हैं, या फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके हमें एल्डिहाइड चाहिए तो यहाँ तक रिएक्शन रोक सकते हैं, या फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो हम यहाँ तक रिएक्शन रोक सकते हैं। यानी कि इस रिएक्शन का मेन मकसद ये है कि हम इतने यूज़फुल प्रोडक्ट्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीडेशन से। ठीक हो गया। अब ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है इसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इज़ यूज इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड्स इन सोप्स एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में। मतलब ये कि ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो हम इन एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं, ये रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करके इनको हम जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हम यहाँ पे सोप इनसे बना सकते हैं और हम इनसे वेजिटेबल ऑयल बना सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ कर मतलब बेसिकली हम इससे फैटी एसिड्स ले सकते हैं जिनको हम नेक्स्ट अपनी
दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर फैटी एसिड का ग्लिसरॉल से रिएक्शन करते हैं तो फिर हमें ये सोप मिलता है, यानी कि बेस मिलती है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं, मतलब हम इनकी जो भी हमें प्रोडक्ट मिलती है हम उनकी नेक्स्ट डिफरेंट एप्लीकेशन को कर सकते हैं, यानी हम उनको डिफरेंट आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सही हो गया, इनकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और अब तक हमने अपने जो थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है, और अब हम चलते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियोस में, हमने इसमें दो ही तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने हैं, एक है नाइट्रेशन और एक है हेलोजिनेशन, ठीक है। ये नाइट्रेशन क्या है? इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आपने अल्केन के हाइड्रोजन को निकाला और उसकी जगह किसी दूसरे ग्रुप को ऐड कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, और चूँकि नाइट्रेशन हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन की जगह, तो इस वजह से इसको प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स in which hydrogen atom of an alkane is replaced by nitro group, ठीक है। alkanes undergo vapor phase nitration under drastic conditions gives nitroalkanes। अच्छा, ये रिएक्शन जो होता है, ये एक बात आप याद रखें, ये वेपर फेज में हो रहा है, यानी कि हमें अल्केन भी और हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है, जो हमें बेसिकली वो कोई भी ग्रुप जो हमें NO2 ग्रुप प्रोवाइड कर सकता है, वो इन दोनों को हमने क्या करना है, वेपर फेज़ में लेना है। और वेपर फेज़ के लिए ऑब्वियसली हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। इस वजह से ये रिएक्शन जो है ये हाई टेम्परेचर वाले कंपाउंड्स में होता है, ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर पे होता है, और दोनों जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो वेपर फेज़ में होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये देखें यहाँ पे आपको समझ आ रही है, ये CH4 है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, ये क्या करेगी, इसके OH के साथ रिएक्शन करते हुए वाटर बन निकाल देगी, ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो CH3 इसका बचेगा, और ये होगा NO2, ये फाइनली नाइट्रोमीथेन बना देंगे, ठीक है। तो इसके प्रोसेस के अल्टीमेट में हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रो एल्केन्स मिल रही हैं। सही हो गया। अब इनको क्या से यूज़ कर सकते हैं, जो नाइट्रो एल्केन्स हमें मिलती है इनकी एप्लीकेशन, ये हम इनको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। जितने भी एयरक्राफ्ट जेट्स होते हैं उनमें सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, रिएक्शन सिंथेसिस में, और इसको डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं, एज अ रिएक्टेंट भी यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। सही हो गया। दूसरा मेथड है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब ये है, हमने हेलोजन ग्रुप को ऑफकोर्स सब्स्टिट्यूट कर देना है, हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल के हेलोजन को ऐड कर देना है, ठीक है, ये हेलोजिनेशन है। अब ये देखिए, एल्केन्स होती हैं, ये रिएक्ट करती हैं विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और UV और एट हाई टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन अ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद हेलोजन कॉल्ड हेलोजिनेशन। नाउ दिस एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज। जितनी हेलोजन यूज़ होगी उतनी ही ज़्यादा हेलोजिनेशन होगी। अगर हेलोजन कम होगी तो रिएक्शन जो है वो सारी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर हेलोजन कम है तो कम ही रिप्लेस होंगी हाइड्रोजन हेलोजन के साथ, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। सही है। तो जितनी ज़्यादा हेलोजन्स अवेलेबल होंगी उतनी ही ज़्यादा हेलोजिनेशन होगी। ठीक हो गया। आपने इसको डिस्कस करने से पहले, इससे पहले वाली 2 वीडियोस में भी मैंने हेलोजिनेशन को बताया है, आपने उसको देख लेना है। इसमें हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, और इसमें जो रीडिंग कर रहे हैं ये सारा कंटेंट हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ रीडिंग करने का मकसद उन चीज़ों को इसके साथ रिलेट करना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद फ्लोरीन। हेलोजन्स होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें जो फ्लोरीन होती है, देखिए ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, अब ये देखिए कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद फ्लोरीन इज़ हाईली वायलेंट। ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, बहुत तेज़ रिएक्शन होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। और इसकी वजह से रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, फ्लोरीनेटेड एल्केन्स मिलती हैं, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलता है। मतलब हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो एल्केन्स हैं उनकी मतलब हेलोजिनेशन तो होती है लेकिन बहुत कम, मतलब और भी डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से हम ये जो फ्लोरीन है इसकी हेलोजिनेशन जो है, फ्लोरीनेशन है, जिस रिएक्शन को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये आयोडीन होती है, आयोडीन सबसे लीस्ट एक्टिव होती है, डायरेक्टली रिप्लेस कर ही नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इस वजह से हम आयोडीनेशन भी नहीं करते। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो ये है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब ये देखें, इसमें ये जो है ये निकल गई क्योंकि फास्ट रिएक्शन वाली है, आयोडीन निकल गई क्योंकि बहुत ही स्लो है, बहुत रिवर्स रिएक्शन इसका होता है। रिवर्स रिएक्शन क्यों होता है, आयोडीन यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं होती है, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है,
और जो बाकी क्लोरीन है और ब्रोमीन है, इससे पहले वाली वीडियो का मतलब ये है कि इसको मैंने डिस्कस किया था, यानी इसके रिएक्शन नंबर लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। तो आप इसका लेक्चर नंबर 9 देख लें, और उसमें मैंने ये हेलोजिनेशन का फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन डिस्कस किया है कि हम वहाँ पे फ्लोरीनेशन क्यों नहीं करते और आयोडीनेशन क्यों नहीं करते, ठीक है। तो अब बेसिकली हम सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करते हैं, और हमारे यहाँ पे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन डिस्कस किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि ब्रोमिनेशन जो है ना, अब देखिए क्लोरीन का की रिएक्टिविटी स्टिल ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन ज़रा थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन देती है, ठीक है। ब्रोमीन बहुत सिलेक्टिव हो जाती है, इस वजह से ब्रोमीन को डिस्कस नहीं किया गया हमारी बुक में, सिर्फ क्लोरीन को किया, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, जो एम कैट होता है या ई कैट होता है ना, उसमें भी आपकी बुक से रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली जो केमिस्ट्री है ना, उसमें आपकी बुक से ही रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर ब्रोमिनेशन इसमें डिस्कस नहीं किया तो आपसे नहीं पूछेंगे कि ब्रोमीन की एडिशन का सिचुएशन क्या है, उसमें वो कितनी सिलेक्टिव है, कितनी रिएक्टिव है, वो आपसे नहीं पूछेंगे। आपसे सिर्फ आपके ही लेवल के क्वेश्चन होंगे, सही है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम जो हेलोजिनेशन डिस्कस करेंगे ना, वो क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हेलोजिनेशन का वर्ड यूज़ हो रहा है, ओब्वियसली क्लोरीनेशन और क्लोरीन ही ऐड हो रही है। हेलोजिनेशन इज बिलीव टू प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों होता है। सब एल्केन्स में मोस्टली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है। जब सनलाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, वो मोलिक्यूल्स की होमोलिटिक क्लीवेज कर देती है। होमोलिटिक क्लीवेज करने की वजह से अब ये जो बॉन्ड है, इनके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये है हमारा रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आप देखें, आप इमेजिन करें कि हमारे पास एक बड़ा सा टैंक है, जिसमें हमने क्लोरीन गैस भी डाल दी है और अपना हमारी अल्केन भी डाल दी, मीथेन भी डाल दी है, ठीक है। अब उस बड़े से टैंक में मीथेन भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस पर सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट से क्या होगा, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लोरीन जब फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगी तो ये क्या करेगी, मीथेन पे जाकर अटैक करेगी। मीथेन में जाकर अटैक करेगी, वहाँ से एक हाइड्रोजन लेगी और फ़ौरन HCl में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से इस पर फ्री रेडिकल, चूँकि सब रिएक्शन में इसमें जितने बॉन्ड ब्रेकेज होगी वो होमोलिटिक होगी, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलकर अपने आप को कंबाइन करेगा। रिजल्ट में पहले वाले फ्री रेडिकल का जो मॉलिक्यूल है वो एक न्यू फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ये अब देखिए, मिथाइल जब है ये फ्री रेडिकल, तो ये किस पे अटैक करेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्लोरीन पे अटैक करेगा। क्लोरीन पे अटैक करेगा तो यहाँ से मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा तो ये जो क्लोरीन है हमारी, इसके साथ ये वाली जो क्लोरीन है ये ब्रेक किया, ये फिर से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। अब आप देखें, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया तो क्या करेगा, ये फिर से मिथाइल पे अटैक करेगा ना, मीथेन पे अटैक करेगा। तो इस तरह से मीथेन क्लोरीन पे अटैक करती जा रही है और क्लोरीन मीथेन पे अटैक करती जा रही है। तो इस तरह से रिएक्शन कंटिन्यूस रहेगा। इसके स्टेप को कहते हैं प्रोपगेशन। पहले इनिशिएशन हुई जिसमें क्लोरीन के रेडिकल्स बने, प्रोपगेशन हुई, प्रोपगेशन में क्या हुआ कि जो मतलब रिएक्शन कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब प्रोपगेट कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, फर्दर नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू है, ठीक। अच्छा, ये कब तक प्रोग्रेस में रहेगा, कब तक प्रोपगेट करता रहेगा, जब तक के 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके टर्मिनेट नहीं कर देते रिएक्शन को। देखें अब इसमें फ्री रेडिकल कौन कौन से हैं। एक फ्री रेडिकल है क्लोरीन और एक फ्री रेडिकल है मिथाइल ग्रुप। अब ये अगर क्लोरीन और मिथाइल आपस में कंबाइन कर जाए और मिथाइल क्लोराइड बना दें तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं और मीथेन भी आपस में कंबाइन करके दोबारा से ये मतलब क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी बन सकता है इसमें रिएक्शन में, और इथेन भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसके चांसेस बहुत मतलब प्रोड्यूस तो होगी लेकिन कम होगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपने याद रखना है कि इसमें मिथाइल क्लोराइड ही प्रोड्यूस होता है। हम इसी को कंसिडर क्यों करते हैं एज अ प्रोडक्ट, जबकि इसमें क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो सकता है और इथेन भी, क्योंकि ये टर्मिनेशन वाले स्टेप में भी प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोपगेशन में भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्क में है। तो ऑफकोर्स जो मतलब मेजर होगा, जो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो मेजर होगा, और जो मेजर होगा वो बल्क होगा। तो जो बल्क होगा हम उसी को कंसिडर करते हैं। इस वजह से इन्होंने बाकी फ्री रेडिकल्स को कंबाइन करके क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ, और मीथेन को मीथेन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इथेन नहीं लिखा हुआ, ठीक है।
ओके, इस तरह से फाइनली रिएक्शन पहले इनिशिएट हुआ, फिर प्रोपागेट हुआ और फिर टर्मिनेट हुआ। ठीक हो गया। ये इसका बेसिकली मैकेनिज़्म है। और आप इसमें ऑब्जर्व करें कि पहले हमारे पास ये रिएक्शन में इनिशियली ये एक मीथेन थी जिसके पास चारों हाइड्रोजन ही थी, और अब ये मिथाइल क्लोराइड है जिसकी एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो चुकी है। ठीक हो गया। ओके, ये 3 स्टेप्स के बाद हमारी मीथेन के पास से एक क्लोरीन ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन लूज़ हो गया। ठीक है। अब सेकंड स्टेप को अगर हम रिपीट करते रहें तो उससे क्या होगा, अ मिक्सचर ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे। द रिएक्शन इज़ नॉट सिंथेटिकली सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है? अभी वो देखिए, वो कह रहे हैं सेकंड सब्स्टिट्यूट अगर वो होता रहे, सब्स्टिट्यूट होता रहे, मतलब प्रोपागेट करता जाए। सेकंड स्टेप में क्या हो, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है ना, ऐसा भी पॉसिबल है कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस पे ही अटैक कर दे। अगर इस पे ही अटैक कर दे तो क्या होगा, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। तो क्या होगा वो ये होगा, ये देखें, सेकंड स्टेप में ये था क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल बना हुआ था, और ये हमारे पास था मिथाइल क्लोराइड जो प्रोड्यूस हुआ था। अगर ये वापस से इसी पे अटैक कर दे, या ज़रूरी नहीं है, इसी तरह का जो हमारे पास टैंक है उसमें बहुत सारे और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई और क्लोरीन का रेडिकल है वो मिथाइल क्लोराइड पे अटैक कर दे तो क्या होगा, तो सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl में कन्वर्ट होगा तो बाकी क्या होगा, ये Cl CCl ये वाला H और ये वाला H, CCl CCl, ये देखें CCl और CH2, यानी कि ये हमारे पास रेडिकल बन जाएगा। ठीक है। अब जब ये रेडिकल बनेगा, ये फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और यहाँ से ये डाइक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन का मॉलिक्यूल फिर से प्रोड्यूस कर देगा। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल दोबारा से इसी पे अटैक करेगा। ठीक है, इसी पे अटैक करेगा, इसकी एक और हाइड्रोजन निकाल देगा। ये देखें, यही मॉलिक्यूल को यहाँ पे खोल के लिखा है CH2Cl2। ठीक है, फाइनली CH2Cl2 है। ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा, और इसको यहाँ से जब हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा तो फिर इसको फिर से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, जैसे ये यहाँ पे इसने कर दिया। ये फ्री रेडिकल क्लोरीन से मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन निकाल के अपने साथ अटैच कर लेगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CCl3H में, जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर से प्रोड्यूस कर देगा। ये रिएक्शन इस तरह से रिपीट होता रहेगा अनटिल और अनलेस के सारी की सारी जो हमारे पास हाइड्रोजन है मीथेन के पास वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। देखें, आपने क्या करना है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को इस पे दोबारा से अटैक करवा देना। ठीक है, ये मतलब कि जो ये प्रोडक्ट है ना, आपने इसी को दोबारा से रिएक्टेंट्स में लिख देना। ठीक है, और इसी को यहाँ से क्लोरीन को यहाँ से ये फिर से यहाँ से हाइड्रोजन लेगी और HCl बना देगी। HCl बनाएगी तो यहाँ से बाकी सारा ग्रुप जो है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये जो सारा ग्रुप है, यही सारे मतलब ये सारा जो ग्रुप है ये फिर से यहाँ पे आएगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और क्या करेगा, यहाँ से एक मतलब ये यूँ कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, यहाँ से टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, और फिर ये रेडिकल दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा और ये रिएक्शन प्रोपेगेट करता जाएगा। ठीक है, अनटिल और अनलेस के दो रेडिकल्स आपस में कंबाइन करें, और आपस में कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक स्टेबल स्पीशी दे दें। ठीक हो गया, ये सारा इसका रिएक्शन के बारे में था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूजेस ऑफ मीथेन को डिस्कस करेंगे, एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, और हम एल्केन्स का भी सारा ओवरव्यू लेंगे जिसमें हमने एल्केन्स में क्या क्या डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो एक शॉर्ट होगी, क्रिस्पी होगी, आपने उसे लाजमी देखना है, और आपने एक काम करना है कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ ये वीडियोस लाजमी शेयर करनी है। सो अनटिल नेक्स्ट टाइम वी आर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।